नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। रोज़ हम लोग सुबह सुबह एक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं और उसी में आज अगला वीडियो है। लेकिन आज आपका फुल टेस्ट है, यानी कि 150 सवाल होंगे जिसको आपको करना पड़ेगा और 150 को सॉल्व कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 100 से ज़्यादा मार्क्स आपके आएँ, क्योंकि टेस्ट का जो लेवल है वो आसान से मॉडरेट है, न कि मॉडरेट से कठिन है। यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आसान हैं, कुछ आपको मॉडरेट लेवल के लगेंगे, लेकिन कठिन सवाल बहुत कम संख्या में मौजूद हैं। टेस्ट को किस प्रकार से किया जाता है, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते, इसलिए मैं बता देता हूँ। पहली बात तो मिनिमम 30 टेस्ट आपको करने ही करने हैं। एग्जाम में जाने से पहले 30 टेस्ट कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा भी नहीं करना है कि 50 टेस्ट लगा लिया लेकिन रिवाइज एक भी बार नहीं किया। 30 टेस्ट कम से कम लगाइएगा, लेकिन इसको 3 बार अटैम्प्ट कीजिएगा। 3 बार टेस्ट लगा कर जाना है। पहली बार जब आप करेंगे एक्सप्लेनेशन सहित तो हो सकता है आपको 2 से 3 घंटा लग जाए, लेकिन दूसरी बार जब आप करेंगे तो 1 घंटा से भी कम समय लगेगा। तीसरी बार में तो आप आधे घंटे में आप इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। ओके, 3 बार करना है टेस्ट को, बस यही फॉर्मूला होता है। पीटी में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और विशेष रूप से प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा और रिवीजन पर ध्यान देना है। यही 2 स्ट्रेटजी होता है किसी भी एग्जाम में पीटी क्वालिफाई करने का। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, आसान सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए। दादा भाई नेहरू ने किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? किसी के आंसर में डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार दादा भाई नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नेहरू जी ही करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में निम्न से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? इसको निकालने की कोशिश कीजिए, इसको हल कीजिए, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। ये दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, ये तो पास हुआ था भाई, ये तो सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव, ये भी पास हुआ था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, ये भी हुआ था। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर निकालिए एक बार, क्या हो जाएगा? 1896 कलकत्ता धन के निष्कासन का सिद्धांत। 1917 कलकत्ता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो 1925 में सरोजनी नायडू जी बनी है कानपुर अधिवेशन में। एनी बेसेंट जी जो हैं वो बनी है कलकत्ता में आपकी अध्यक्षता, तो वो भारतीय नहीं थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और कलकत्ता में 1917 में जो 32वां अधिवेशन आयोजित किया गया था उसे प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं बनी थी। ओके, हरिपुरा अधिवेशन तो आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। एक बार तो यही पूछा गया स्टेट पीसीएस में कि बताइए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन में 1938 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू की घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषा काल की उपमा प्रदान की थी? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। भारत में 22 जून 1987 को पूना में सर्वप्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा चापेकर बंधु जो थे उनके द्वारा पहली बार हत्या की गई थी। चार्ल्स रैंड का और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी गई थी। यह भारत में यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक पॉलिटिकल मर्डर था पहली बार। और जो बंधु थे दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर प्लेग समिति के प्रधान थे, ये दोनों अंग्रेज जिनकी हत्या कर दी गई थी। जी सुब्रमण्यम के द्वारा निम्न से किस अखबार का संपादन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल, ऐसे सवालों को गलत मत कीजिएगा। छठे का आंसर निकालिए इसमें से। जी सुब्रमण्यम के द्वारा कौन सा किया गया था? स्वदेश मित्रम, द हिंदू, बंगाली, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू एवं स्वदेश मित्रन का संपादन किया था। बंगाली का संपादन सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। द हिंदू और स्वदेश मित्रम की किसने की थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने। 1878 में पारित वर्नाकुलर पेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द किया था? देखिए, वर्नाकुलर पेस एक्ट को पारित किया था किसने? तो लिटन ने पारित किया था। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा, और देसी भाषा का अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। और उसको रद्द किसने किया था? तो उसके ठीक बाद आया था लॉर्ड रिपन, इसने रद्द किया था। ओके, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। उपयुक्त कथन निम्न से किसका था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसको एक बार आंसर निकालिए, देखिए क्या निकलता है इसका आंसर। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी ने ये चीज़ बोला था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना 10 का आंसर क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष जी ने किया था।
और एबीपी अमृत बाजार पत्रिका से भी जुड़े हुए थे शिशिर कुमार घोष। मद्रास महाजन सभा गठन किस वर्ष किया गया था? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में किया गया था मद्रास महाजन सभा गठन। और किस किस ने किया था? तो सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एम बी राघवाचारी, इन तीनों का नाम भी ध्यान में रखिएगा। मद्रास महाजन सभा। और सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, संगठन है और संस्थापक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले लिखा हुआ। देखिए पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए जरूर थे गोखले साहब, लेकिन उसके संस्थापक MG रनाडे हैं, महादेव गोविंद रनाडे, तो ये हैं इसके संस्थापक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी गलत दिया हुआ है। बाकी इंडियन एसोसिएशन सूर्यनाथ बनर्जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता सही दिया हुआ है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अपनाए गए संघर्ष के तरीकों पर विचार कीजिए। सवाल को रोकिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर निकालिए एक बार खुद से, देखते हैं क्या होता है, सही होता है गलत होता है। कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे भाई? समितियों का गठन, ये तो सही है। परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का उपयोग, ये भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही दिया हुआ है। ओके, अगला है कि नीचे दिए घटनाक्रमों में विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें से निकालना है, इनको कालक्रम में लगाना है आपको, एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक आ जाएगा ये बंगाल विभाजन, उसके बाद से क्या आ जाएगा? मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ है। 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग का गठन। वो कांग्रेस का 1907 विभाजन। केंद्र सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण 1911 ईस्वी। तो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, सभी का सभी एक साथ क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी है ही नहीं। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि किस प्रकार से हिस्ट्री वगैरह को याद किया जाए। देखिए हिस्ट्री को याद करने का सबसे आसान जो तरीका होता है कि हिस्ट्री को कहानी के जैसे क्रम वाइज में पढ़ा कीजिए हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप पढ़ रहे भारत छोड़ो आंदोलन और कल आप पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसा मत कीजिएगा। पहले आप जैसे पढ़ना शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में तो 1905 ईस्वी शुरू कीजिए, बंगाल विभाजन शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से सब ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। या तो कांग्रेस की स्थापना से 1885 ईस्वी से पढ़ना शुरू कीजिए, 1947 तक क्रम में पढ़िए, हर घटना को क्रम में पढ़िए, एक के बाद एक घटनाएं आती हैं। किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो क्रम में ही दिया हुआ रहता है, लेकिन आप लोग बीच में छोड़ देते हैं या आधे पढ़ के छोड़ देते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। क्रम में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब 15 नंबर सवाल है, सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा निम्न से किस संस्था का गठन किया गया था? सूर्यनाथ बनर्जी जी के द्वारा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी उन्होंने। ओके, पूना सार्वजनिक सभा अभी मैंने बताया महादेव गोविंद रनाडे जी ने इसकी स्थापना की थी। 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन उदारवादी और उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आंदोलन के उद्देश्यों पर मतभेद, ये तो सही है। उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियाँ, बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद, ए और सी इसका मुख्य रूप से होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने यह बोला कि हमने जिनको जिनको गिरफ्तार किया हम सबको छोड़ रहे हैं? तो फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, उन्होंने बोला था कि जो लोग अहिंसक कैदी हैं, जिन्होंने अहिंसा का सहारा लिया, हम उन सबको छोड़ने जा रहे हैं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसमें तीसरा जो है वो गलत दिया हुआ है। और उन्होंने बोला कि इस समझौते के तहत सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को छोड़ने पर राजी हो गई। पहला और दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है, तीसरा जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, निम्न से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। मैं अगर आंसर बता देता हूं तो आपको लगता है इतना ही आसान होता है टेस्ट लगाना, आप खुद से प्रयास ही नहीं करते। एक बार प्रयास कीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। रोकिए वीडियो को, एक बार अटैम्प्ट कीजिए। मेरा भी वीडियो लंबा होता है इस चक्कर में, लेकिन मैं आपके लिए करता हूँ ये। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सॉरी 1 3 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, इसका केवल और केवल 2 होगा। यानी कि केवल झांसी में स्थापित नहीं किया गया था, बाकी बलिया, तामलुक, सतारा, इन सभी जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जिसमें सबसे लंबा कहाँ की सरकार चली थी? तो सतारा की जो सरकार थी वो सबसे लंबी सरकार चली थी। इसको ध्यान, समानांतर सरकार का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब कि हम सरकार को नहीं मानते हैं, आज से हम उसको मानना छोड़ रहे हैं और हम अपना सरकार खुद ही बनाएंगे, इसी को समानांतर सरकार कहा जाता है। तो झांसी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झांसी अगर आप काट देते तो आपको आंसर मिल जाता। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। एक बार पढ़िए इसको और हल करने की कोशिश कीजिए, इसमें से क्या होगा। और देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था।
ये तो सही है। इस मिशन ने भारत 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। ओके, क्लियर हो गया। 19 का आंसर डी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के निम्नलिखित में से किस अवसर पर लाल किला का मुकदमा नहीं चलाया गया था? नहीं चलाया गया था, ये पूछा गया है। देखिए, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख जवान थे इसमें। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जनरल शहनवाज पर नहीं चलाया गया था, बाकी नहीं, जनरल शहनवाज, जीएस ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर चलाया गया था। जनरल मोहन सिंह पर नहीं चलाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल 1 जो है यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। बाकी जो जनरल शहनवाज हैं, जीएस ढिल्लों हैं और जनरल प्रेम सहगल हैं, इन तीनों पर चलाया गया था। मुझे मारना था बी, मैंने यहाँ पर 2 मार दिया था, इसीलिए ये मिस्टेक हुआ। यानी कि इसका केवल 1 होगा। जनरल मोहन सिंह जो हैं इनके ऊपर नहीं चलाया गया था, बाकी जनरल शहनवाज, जीएस ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर चलाया गया था। अब एक और फैक्ट सुनिएगा। 66वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग थे जो वकालत में भाग लिया था जिन्होंने। उनका मैं नाम बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ए, बम्बई से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। किस स्थिति के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नया तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 22 का आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ये किया गया था। 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नए तिरंगा झंडा फहराया, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा और इसी समय 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न से किसने की थी? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर जी ने की थी, बी आर अम्बेडकर जी ने। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? बहुत आसान और सटीक सवाल है, कीजिए इसको हल कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस। अब इसको काकोरी षड्यंत्र की जगह काकोरी एक्शन नाम दे दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। आप अगर यूपी जाएंगे यहाँ से ट्रेन से तो बनारस वाले रूट नहीं, ऊपर जो रूट है आपका सिवान वाला, उससे होते हुए जाते हैं बिहार, तो आपको काकोरी स्टेशन भी दिखेगा। ओके, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बारदोली में, बी आंसर हो जाएगा। ओके, गांधी जी जो थे वो आपके चौरा चोरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस की बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 18 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने लिखा था? 27 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने लिखा था इसका आलेख। अगला है कि निम्न से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? लिट्टन, डफरिन, कर्जन, किसने कहा था? 28 का आंसर निकालिए। इसका आंसर हो जाएगा ये डफरिन ने कहा था, इसका आंसर सी हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न से किसने किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? किसने स्थापित किया था भारत माता सोसाइटी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, अगर आपको आता होगा तो भी आप गलत कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अम्बा प्रसाद भी हैं और अजीत सिंह भी हो जाएंगे। अजीत सिंह कौन है? तो भगत सिंह के चाचा हैं अजीत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डी, 29 का डी हो जाएगा। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ओके, अगला सवाल है आपका कि 1861 अधिनियम परिषद भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में बताना है। कथन सत्य बताना है आपको। 31 का एक बार सॉल्व कीजिए खुद से भी, देखिए इसमें से क्या होगा। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया था। और इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर 100% भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक होगी। 1861 के अधिनियम में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रस्ताव में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द अभिप्राय है किससे? अब यहाँ से पॉलिटी का सवाल शुरू हो रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी व्यवस्था से जहाँ भारतवर्ष आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र किंतु बाह्य रूप से भी स्वतंत्र होगा, यानी कि ए होगा। ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। संपूर्ण रूप से जब स्वतंत्र होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सॉवरेंटी भी उसको कहते हैं, सामान्य शब्दों में यही कहा जाता है। संप्रभुता,
संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सभी शब्द लगभग में प्राय पर्यायवाची ही है और एक ही है। सॉवरेंटी भी इसी को कहा जाता है, मतलब कि हम बाहर और आंतरिक जो भी फैसले हम लेते हैं वो हम खुद से लेते हैं, हम किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि समता संबंधी अधिकार के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, पिछड़ी जातियों के संबंध में। इसका आंसर हो जाएगा डी, सोशल जस्टिस के लिए महिला, पिछड़ी जाति, बच्चों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं। तर्कपूर्वक विभेद की जो नीति है वो हमारे संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा कौन से प्रयास किए जाने का उल्लेख किया गया है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रोत्साहन देने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि और शांति बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक सही होगा। निम्न कथनों विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करना है। पढ़िए सभी कथनों को एक बार और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 3 माह की अवधि बीतने के पूर्व राष्ट्रपति का चयन हो जाना चाहिए। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर नया चुनाव हो जाना चाहिए। 3 माह का कोई उपबंध नहीं किया हुआ है। बाकी सारे कथन सही हैं, लेकिन सी जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर पर चलते हैं कि निम्न से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? यह सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। धन विधेयक में संशोधन कर सकती है राज्यसभा, सम्मिलित नहीं है। अगला क्या है? यह संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, तो सही है भाई। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे सही दिए हुए। अब आप सोच रहे होंगे धन विधेयक कैसे सही हो गया? देखिए, धन विधेयक को प्रस्तावित जरूर कर सकती है कुछ संशोधनों को, लेकिन उसको मानना ना मानना ये लोकसभा की मर्जी पर निर्भर होता है और लोकसभा के ही पास सारी शक्तियाँ होती हैं धन विधेयक से संबंधित। तो प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन परंतु प्रस्ताव को लोकसभा मानने को बिल्कुल भी बाध्य नहीं होता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। पूरक प्रश्न पूछकर, कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर, विभिन्न संसदीय समिति के माध्यम से, सारे के सारे सही होंगे। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस पूछा गया है। अलग अलग वाचन होता है। प्रथम वाचन तभी संपन्न हो जाता है जब कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, फिर द्वितीय वाचन होता है, फिर तृतीय वाचन होता है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय वाचन में 38 का आंसर हो जाएगा कि द्वितीय वाचन में सामान्य तौर पर आम बहस होता है। अगला है कि राज्य विधानमंडल का अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंतराल कितने समय से अधिक का नहीं होना चाहिए? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान की व्याख्या संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं, ये इसके किस क्षेत्राधिकार के तहत है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि सूची को मैच करना है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूची, जेल खाना, बंदरगाह, बंदरगाह होगा, बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद से राज्य सूची, सामानों में मिलावट का आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में जेल खाना आ जाएगा ना, राज्य सूची में जेल खाना आ जाएगा, केंद्रीय सूची में बंदरगाह आ जाएगा। उसके बाद से समवर्ती सूची में आ जाएगा सामानों का मिलावट, और अवशिष्ट सूची में आ जाएगा साइबर कानून। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 3 1 4, 2 3 1 4। हाँ, अब सही हुआ है मैच ये। ग्राम सभा के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 42 का आंसर निकालिए, एक बार देखते हैं क्या आंसर निकलता है इसका। सत्य कथन निकालना है। यह ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ग्राम सभा, इसके साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी करना भी ग्राम सभा का ही काम है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है महानगर योजना समिति के बारे में पूछा गया है आपसे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। महानगर क्षेत्र की घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महानगर योजना समिति संबंधित महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार के प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो महानगर योजना समिति से संबंधित सवाल है। इसका आंसर एक बार निकालने की कोशिश किया कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया होगा, और इसके जो सारे के सारे स्टेटमेंट हैं सब सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
वित्त आयोग के कार्य के बारे में आपको बताना है। वित्त आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए क्या है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। नहीं, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति वित्त आयोग क्यों देगा? तो पहला तो काट ही दीजिए, पहला तो गलती हो गया भाई। अब अगला क्या है? प्राप्त करों के भागों को राज्य के बीच में बंटवारा। हाँ, ये तो सही है, दूसरा तो होना ही चाहिए। दूसरा एक में ही है, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना, ये भी है सही। और संघ तथा राज्य के सरकारें बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल करना, उस पर रिपोर्ट देना, ये इसका काम नहीं है वित्त आयोग का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। निम्न संविधान संशोधन में किस एक के द्वारा पहली बार संविधान दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किया गया था? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा, देखिए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यूकाटन चैनल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है? 47 का आंसर हो जाएगा, ए कोलंबिया जो है ये बनाता है। ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ पर मिलती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा, ये खार्तूम में मिलती है। खार्तूम में मिलती है। इथियोपिया में ताना झील के पास से ब्लू नील नदी शुरू होती है और सफ़ेद नील जो अधिक लंबी है युगांडा में विक्टोरिया झील से निकलती है, दोनों उत्तर की ओर बहती है। और खार्तूम सूडान में नीली नदी से मिल जाती है, तो इसको ध्यान रखिए, खार्तूम के समीप सूडान में मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खली मरुस्थल किस देश में है? रब अल खली कहाँ पर है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? रब अल खली, जिसका मतलब होता है खाली क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी 1/3 इलाका इसमें आता है। यह सऊदी अरब के कुल क्षेत्रफल का 1/4 से अधिक है और इसमें विविधित स्थलाकृति है। ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसमें देखिए ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के कुछ भाग भी शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। और दस्त ए लूट ये भी मरुस्थल है, और दस्त ए कबीर ये भी क्या है? मरुस्थल ही है। ये कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नीचे गए द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा, इनमें न्यू गिनी सबसे बड़ा है। क्राकातुआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 का आंसर बी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा, उमलिंगला, चांगला, थांगला, खारदुंगला और जोजिला किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? तो ये लद्दाख में है। पंचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जवादी और पंचमलाई के बारे में पूछा गया है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक स्थित है कहाँ पर? 54 का आंसर हो जाएगा, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण में लगाइए इनको एक बार। 55 का आंसर निकालिए एक बार, देखते हैं कि निकलता है कि नहीं। सबसे उत्तर में कौन आ जाएगा? देखिए म्यांमार आ जाएगा, उसके बाद से आपका थाईलैंड आ जाएगा, उसके बाद से कंबोडिया, फिर मलेशिया, फिर कंबोडिया, फिर मलेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा बी 1432 इसका आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 7.84% वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र कितना % है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? निकालिए एक बार, देखते हैं आपसे निकलता है कि नहीं। सारा मैं ही करा दूंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 2341 वर्ग किलोमीटर, और इनमें से कोई सा भी नहीं आंसर हो जाएगा। 2341 वर्ग किलोमीटर। निम्न से किस सागर की तटरेखा नहीं है? तटरेखा ही नहीं है, ये सारगेसो सागर है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में एक सागर जैसा है, सारगेसो सागर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च सैलिनिटी पाई जाती है, लवणता बहुत ही ज़्यादा हाई है यहाँ पर। बिहार बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 250 करोड़ का आवंटन किया गया है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित किस विभाग पर किया जाएगा? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको सॉल्व कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज या नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? ये सभी को पता होगा, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। 23-24 के अनुसार सर्वाधिक खर्च शिक्षा विभाग पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग के लिए कुल 22,000.3.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 22,200.35 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लगभग में ध्यान रखिएगा 22,200 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है शिक्षा पर। बार बार मैं आंकड़े इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि 22200 ये आंकड़ा है शिक्षा पर। ओके, 22200 पूछा गया है 65वीं में, इसीलिए बता रहा हूँ। अगला सवाल है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा 2.98% है।
बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2,61,885.4 करोड़ रुपया। बिहार बजट 23-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले को होल्डिंग टैक्स में कितने % छूट का प्रावधान किया गया है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए 5% टैक्स में छूट दिया जाएगा, 5% छूट दिया जाएगा होल्डिंग टैक्स में। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य के कुल कितने अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में बनाया जाएगा? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 अस्पतालों को मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे हम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 60.7% है। 66 नंबर पर चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा तेज़ी से मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक लाइन के हैं, आपको रोक रोक कर करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, बार बार सुनिए और मैं क्या आपको उपाय बताऊँ। यही तरीका ही होता है, बार बार करने से याद होगा आपको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन कितनी रही है? बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों में लाइन बाय लाइन पढ़ा के MCQ भी करवा चुका हूं। अब आप नहीं करेंगे तो ये मेरी गलती नहीं है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी 30,779 रुपये है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार सरकार की कुल देनदारी में कितने % लोक ऋण रहा है? 67 का आंसर हो जाएगा 81.1% लोक ऋण है। जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? 68 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। और क्या है कि इसे बिहार के कुल 11 जिलों में लागू किया गया है, ये यहाँ पर सही नहीं है। इसे बिहार के कुल 13 जिलों में लागू किया गया है, 13 जिलों में लागू किया गया। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने % की वृद्धि हुई है? 69 का आंसर सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 5% की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है 70 नंबर कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है? 70 का आंसर हो जाएगा इनमें से आंध्र प्रदेश की सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, फिर तीसरे स्थान पर बिहार है जिसकी 10.98% की गति से बढ़ रही है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, 71 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? और आंतरिक झिल्लियों में होती है। मृतोपजीवी क्या है? मृतपोपजीवी किसको कहते हैं? इनमें से कौन सा है? कवक कौन सा है ये बताइए आप मुझे। 72 का आंसर हो जाएगा मोर्चेला को कहा जाता है, मोर्चेला को कहा जाता है मृतपोपजीवी कवक। ओके, अगला है कि सुंदरी, अमरबेल, सिंघारा और प्याज, बताइए इनके बारे में आपसे पूछा गया है। किस प्रकार के रूट होते हैं, क्या होते हैं? बताइए एक बार। सुंदरी कहाँ पर? सुंदर बने पाए जाते हैं। अमरबेल कहीं पर ही फेंक दो पैदा हो जाते हैं। सिंघारा तो जानते ही होंगे, प्याज के बारे में भी जानते होंगे, ये भी रूट होता है। 73 को मैच कीजिए एक बार, क्या होगा इसका आंसर? 73 का आंसर क्या होगा? सुंदरी को किससे मैच करेंगे? तो न्यू में टॉप 4 होता है ये। अगला क्या है? अमरबेल, ये चूसन मूल होता है, सकिंग रूट्स होता है ये। उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका? जो सिंघारा है ये आपका स्वांगी कारक मूल होता है और प्याज भूमिगत तना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा बी। 73 का आंसर बी हो जाएगा। 74 सवाल है कि पादप मृदुतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं और कोई ऐसा सवाल तो नहीं रहता जिसको अंग्रेजी में अगर नहीं पढ़ा जाए तो कुछ खास दिक्कत हो। अंग्रेजी में कम मटेरियल उपलब्ध होते हैं BPSC के लिए, जो होते भी हैं तो चूँकि व्यूअरशिप बहुत कम होती है इसलिए कोई भी नहीं करवाता है। और मोबाइल पर मैं करवा भी नहीं सकता हूँ एक साथ दोनों को, स्लाइड बनाकर करवाना मोबाइल पर बहुत कठिन होता है। तो बताइए 74 के आंसर बताइए, 74 के आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा और क्या पूछा गया? कौन सा कथन सत्य है? 74 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सत्य है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है और यह पौधों में उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। ये दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल है आपका कि इंडोल एसिटिक एसिड निम्न से किस हार्मोन का उदाहरण है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑक्सिन का उदाहरण है। प्राणी संपोषण के महत्वपूर्ण चरणों का शुरू से अंत तक का क्रम निम्न से हो सकता है क्या? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वर्गीकरण, फिर बहिष्करण। ओके, टोकोफेरॉल निम्न से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये तो आसान सवाल है। साइंस में कम से कम जो आसान रहते हैं उसमें गलती मत कीजिएगा। कठिन सवाल तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, आसान सवाल जो गलत करते हैं वो बाहर हो जाते हैं। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई का नाम है। मानव शरीर किस पाचक रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, अग्नायी रस को कहा जाता है, अग्नाशयी रस को कहा जाता है। मानव शरीर में दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, इनमें से कौन होता है? 79 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए,
कार्पोराक्वाड्रिजेमीन जो होता है यही जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल नाम है इसलिए मैं भी पढ़ूंगा तो उच्चारण उतना सटीक नहीं होगा, आप खुद भी पढ़ेंगे तो उच्चारण नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, सीख कर जाइएगा, याद कर लीजिएगा। निम्न से कौन सा रोग वायरस जनित है? आसान सवाल है, एक बार कीजिए। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि खसरा और पोलियो जो है ये दोनों के दोनों वायरस जनित रोग हैं। गंजापन किसके कारण से होता है? तो ये कवक के कारण से होता है, कवक के कारण से। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? टेरा के बारे में पूछा गया। टेरा बाइट आपने सुना होगा टेरा का मान क्या होगा? 10 के पावर 12 हो जाएगा टेरा का। डेका होता है 10 के पावर 1, हेक्टो होता है 10 के पावर 2, किलो होता है 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा होता है 10 के पावर 15, एक्सा होता है 10 के पावर 18। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे कम कौन सा होता है? तो एटो होता है जो 10 के पावर -18 होता है। एटो, ए और टो, ये सबसे छोटा होता है एटो। उपयुक्त कथनों में पर विचार कीजिए। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। किसान का हल तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। समतल सतह पर कांच को लुढ़काने से वह कुछ समय बाद घर्षण बल के कारण रुक जाता है। समतल सतह पर असत्य कथन आपसे पूछा गया है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई सा भी असत्य नहीं होगा, सभी के सभी जो हैं कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के भार के संबंध में से कौन सा कथन सत्य होगा? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी, व्यक्ति अपने भार को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा, और यही इसका आंसर होगा। मोम पर दबाव बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलनांक, दबाव बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा? कम होगा या बढ़ जाएगा? दबाव बढ़ाने पर घनत्व तो क्या होगा? पहले मुझे ये बताइए, घनत्व तो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? उसी से इसका आंसर निकलेगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा उसका जो गलनांक है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि घनत्व तो बढ़ जाता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ा रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 86 नंबर पर चलते हैं। निम्न से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? 86 का आंसर हो जाएगा एल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। 87 है कि बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 87 का आंसर हो जाएगा सी, 80 कैलोरी। लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। लेंस के बारे में एक बार विचार करना है आपको। देखिए इसमें क्या पूछा, कथन सत्य पूछा गया है। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन रिफ्रैक्शन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। और अगला है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अगला है उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता को मापने की इकाई डायोप्टर होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरा गलत दिया हुआ है। सूची को मैच करना है आपको। सूची 1, सूची 2 है। प्रतिरोध, चालकता, इधर मोहो लिखा हुआ है, टेस्ला लिखा हुआ है। उसके बाद से कौन कौन सा है भाई? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत शक्ति और ओम और वॉट लिखा हुआ है। एक बार मैच कीजिए प्रतिरोध के। तो देखिए प्रतिरोध जो उधर दिया हुआ है, प्रतिरोध उसका क्या होता है? ओम होता है। और फिर आपका चालकता भी उधर दिया हुआ है। चालकता का क्या होता है? चालकता का हो जाएगा आपका मोह। क्या हो जाएगा? मोह। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक है सबके टेस्ला। और विद्युत शक्ति का क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है आपका वाट। क्या होगा? वॉट हो जाता है विद्युत शक्ति का। तो इसको मैच कर लिया आपने, सबके मैंने बता दिए हैं, मैच नहीं भी करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा आपका टेस्ला, विद्युत शक्ति का हो जाएगा वाट, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, और कौन सा एक बाकी रह गया भाई? तो चालकता, चालकता का हो जाएगा मोह। ओके। अगला है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा था जॉन डाल्टन ने। 90 का आंसर ये हो जाएगा। निम्न से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण पूछा गया। इस्पात, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस्पात मिश्रण का उदाहरण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में CO2 होता है, जल में H2O होता है। बताइए मिश्रण का उदाहरण कौन सा होगा? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा इस्पात। जल में H2O को मिलाने से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मिलाने से होता है। लेकिन मिश्रण का परिभाषा आपने पढ़ा है। मिश्रण में क्या होते हैं? जो दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया हमने, उन सब के गुणधर्म विद्यमान होते हैं उसमें। लेकिन H2O में ना तो हाइड्रोजन का गुणधर्म विद्यमान है, ना तो ऑक्सीजन का। दोनों ज्वलनशील होते हैं, जबकि जल जो होता है वो आग को बुझाने का काम करता है। इसी प्रकार CO2 का भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान हो मिश्रण कहलाता है। लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु भी है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, इसी कारण से। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। और ये जो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अथवा निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। निम्न से कौन सा जटिल लवण है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पूछा गया है आपसे। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। और इसमें देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स लवण के उदाहरण हैं। अगला आपका उत्प्रेरक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। यह प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। यह सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है निम्न में से? तो 96 का आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट है। एनसीईआरटी अगर साइंस का पढ़ा होगा तो ये सभी सवाल एनसीईआरटी साइंस में मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप खोल के बैठेंगे तो। शुष्क सेल में धनात्मक क्षार के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा चीज़? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट का क्षार प्रयोग किया जाता है। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापतन विधि के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। निम्न से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? कौन सी धातु अम्ल से एसिड से हाइड्रोजन गैस को अलग कर देती है? ये पूछा गया है आपसे। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम करती है ये काम। इसका आंसर सी हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। 100 है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संसंजक बल कहा जाता है उसको। बिहार के प्रमुख विभूतियों का उनके जन्म के स्थान के साथ मैच कीजिए। अलग अलग जो विभूति हैं बिहार के, उनका जन्म कहाँ कहाँ पर हुआ है। आप दो को भी मैच कर लेंगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी जीरादेई में इनका जन्म है। पहले का आंसर पहला का बी होना चाहिए, इन दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद से बताइए श्री कृष्ण सिंह जी का छोड़िए, नहीं पता होगा। जयप्रकाश नारायण जी का तो सिताब दियारा पता होगा, तो इसका तीसरे का सी मैच कीजिए। तीसरे का सी इन दोनों में दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का डी मैच करना है। तीसरे का डी जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा और राजेंद्र प्रसाद जी जीरादेई, तो इन दोनों को मैच कर लेंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। पहले का देखिए बी किस में है, तो इसमें भी इन दोनों में है, लेकिन तीसरे का डी किस में है, तो इसी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। और जो श्री कृष्ण सिंह जी हैं, इनका बरबीघा शेखपुरा में जन्म हुआ था। उनका जन्म नवादा के खानवा से हुआ था, परंतु उनका पैतृक गाँव जो है बरबीघा में था। और जयप्रकाश नारायण जी का सिताब दियारा, अनुग्रह नारायण सिंह जी का पोईवा गांव है, पोईवा है और औरंगाबाद में ये जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। निम्न से कौन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है? बेहतरीन राइटर हैं, इनकी एक किताब है आपका कर्ण पर आधारित जो है, बेहतरीन रश्मि रथी, सबसे अच्छी कविता किताब है, मेरे पास है, पढ़िएगा जरूर। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। उपयुक्त सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी का है और उनका जन्म 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। सिमरिया घाट आप लोग गंगा स्नान के लिए जाते होंगे। उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि। ओके। बिहार के प्रमुख मेले एवं उनके स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? 103 का आंसर हो जाएगा मंदार मेला। ये गया में नहीं, मंदार मेला बांका जिले में लगता है। अगला है निम्न से कौन सा सुमेलित है, ये पूछा गया है। केसरिया स्तूप मुजफ्फरपुर, लछुआर जैन मंदिर जमुई, गुरु नानक कुंड राजगीर। 104 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक मैच है। केसरिया स्तूप जो है ये आपका पूर्वी चंपारण में है, लछुआर जैन मंदिर जमुई में ही है, गुरु नानक कुंड जो है ये राजगीर में है। निम्न से कौन सा शहर बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित नहीं है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दरभंगा शहर नहीं है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भीमबांध वन्यजीव जो है ये कहाँ पर है? तो ये मुंगेर में है अपने। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 107 के आंसर क्या हो जाएगा? 10,40,99,452। 11 करोड़ में कुछ ही कम है हम लोग। निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। 108 के आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की महिला साक्षरता दर 51.2% है। बहुत ही खराब ऑप्शन दिया है, 51.5% है। सारे 51% याद रखिएगा, सारे 51% याद रखिएगा। और पुरुषों का क्या है? तो पुरुषों का है लगभग में 71.2% के आसपास। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर सी गलत दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 लोग पर किलोमीटर। ओके। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण।
कौन सा कथन असत्य है? 111 का आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा, आप रोकिए पॉज करके आंसर निकालिए। 111 का आंसर क्या हो जाएगा? एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया, ये सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसमें गलत दिया हुआ है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जुलाई 2023 से शुरू नहीं होगा, बल्कि 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है। और इसमें क्या है, भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले थे। 111 का आंसर सी हो जाएगा। आईसीसी के 2 पूर्व सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर डैश ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? किम कॉटन इन महिला एम्पायर का नाम है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 113 का आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है काजीरंगा। अगला है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख मध्य आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कर्नाटक राज्य है जिसने जस्टिस प्रदान करने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये किया अजरबैजान और तजाकिस्तान को। अजरबैजान और तजाकिस्तान, आप कृपा करके इन दोनों की राजधानी मुझे बता दीजिए। अजरबैजान की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक जोकोविच, हर साल ही ये आदमी खिताब जीतता रहता है और हमारे करंट अफेयर को बढ़ाता रहता है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? 117 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारत को चुना है। 150 सवाल करवाना आसान नहीं होता है, गला बंद हो जाता है कितनी बार, तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा, ओके। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। जून 2023 में राष्ट्रपति को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। बताइए 118 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति जी को सूरीनाम ने सम्मानित किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी को फिजी ने सम्मानित किया, ये उल्टा दिया हुआ है, ओके। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है? तो 119 का आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। अगला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 120 का आंसर निकालिए एक बार, देखिए इसमें से क्या होगा। ये देखिए कहाँ दिया हुआ, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश में नहीं, इसका गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक रोमांचक फाइनल, नहीं मध्य प्रदेश में नहीं किया गया था, मैंने किसी और का एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया। ये इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी की। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में 25 मई को से 3 जून तक इसका आयोजन किया गया था। पहला ही इसका गलत हो गया, पहला तो गलत है ही। अब इन दोनों से कोई आंसर होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है, तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। और KIUG 2023 के शुभांकर का नाम जीतू बारसिंघा रखा गया था, तो इसका आंसर 120 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा भी सही है, यानी कि केवल और केवल पहला गलत दिया हुआ है। IPL 2023 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यह किताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबला गुजरात में खेला गया था, बिल्कुल सही है, ये तो सबको पता होगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम को लॉन्च किया गया है? 122 का आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ये मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में करवाया था। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 खिताब जीता है? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? लियोन मेसी ने जीता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया आपका इंडोनेशिया में। आसियान में 10 सदस्य हैं। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है? 125 का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इसको बनाया गया है। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक दलाई जो हैं गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? 126 का आंसर हो जाएगा बी, 1959 में उनको प्रदान किया गया था। स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो 15 जुलाई 2023 को रिलीज की जाएगी? तो अमिताभ घोष ने लिखा है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य में।
ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 129 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। अगर वायुसेना का अभ्यास होता है, ये थल सेना लिखा हुआ इसलिए गलत है। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? 130 का आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य के मिर्जा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये बिहार का है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्जा चावल को जीआई टैग मिला है। क्योंकि इस चावल का आकार काली मिर्च जैसा दिखता है, इसीलिए इसको मिर्चा या मिर्जा चावल भी कहते हैं। मिर्चा भी कहते हैं और मिर्जा भी कई लोग बोलते हैं। मिर्चा चावल कहा जाता है इसको, मिर्चा। ओके, काली मिर्च जैसा दिखता है। निम्न से किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी विधि को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 132 का आंसर हो जाएगा CR राव को। 10 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान बनारस के तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा C युगांडा। हाल ही में आयोजित ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने। 135 है कि नए संसद भवन के संबंधी निम्न कथनों विचार कीजिए। इसका एक बार विचार कर लीजिए। देखिए इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्या है भाई? तो सही नहीं ढूंढना है आपको। तो इसका डिज़ाइन डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया और ये तो सही है भाई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा कि भाई सारे के सारे सही दिए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी गलत इसमें से नहीं है, सब सही है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है इसको। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से मरीजों के लिए अच्छा होगा ये। उप मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया मिशन परिवर्तन की। बिहार के जिले में राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार में किसी रोड मैप 4 कब लागू किया गया? 139 का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर की हिंसा घटनाओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है? 3 सदस्यीय जांच आयोग। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? 140 का न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित किया गया है। अगला है आपका मैथमेटिक्स का सवाल। इसको खुद से हल कीजिए। मैं आपको सवाल एक बार दिखा देता हूँ। इस सवाल को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ भी कुछ सवाल हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हल कीजिए, देखिए आपके कितने आंसर्स आते हैं, सही होते हैं। और मैथमेटिक्स को इग्नोर मत कीजिएगा। 10 के 10 आपके पॉजिटिव मार्क्स बना सकते हैं। 10 के 10 आप सही कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करके जाइएगा। आसान सवाल होते हैं। रीजनिंग काफ़ी आसान सवाल रहते हैं। चलिए कितने नंबर आए बताइए।